रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचने वाली गरीब बहू। आम ले लो, आम, कच्चे कच्चे आम ले लो, 10 रुपए की प्लेट ले लो, मसालेदार आम ले लो, जो खाए रहा ना जाए, बहन जी आम ले लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने, दांत खट्टे हो जाते हैं। अच्छा तो मैं आपको कुछ पकी हुई आमी देती हूँ, आप वो ले लो, इतनी खट्टी नहीं होंगी। अच्छा दे दो, वैसे भी भूख तो लग रही है। ये लीजिए आपकी आमी, आम ले लो, आम, कच्चे कच्चे आम ले लो। भाई जी कच्चे आम लोगे? अरे मुझे नहीं लेना, जबरदस्ती क्यों कर रही हो? शक्ल से तो अच्छी वाली अमीरजादी लग रही हो, फिर भी गरीब होने का नाटक क्यों कर रही हो? हटो। साहब ऐसा मत बोलिए, अगर मेरी परिस्थिति ठीक होती तो भला मैं ये काम क्यों करती। अगर आप 10-20 रुपए का भी सामान ले लेंगे तो कम से कम खाना खा पाऊंगी। अच्छा दे दो 20 रुपए के कच्चे आम, मेरी ट्रेन चलने वाली है, जल्दी करो। मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ इसलिए ले रहा हूँ। ये लो पैसे। ये लो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन रात सोनिया रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम को बेचकर अपना पेट पालती है और अपने पति का ख्याल रखती है, उसकी दवाइयाँ खरीद कर लाती है। दरअसल उसके पति राहुल के बाइक एक्सीडेंट में हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे, जिस वजह से उसका खर्चा उठाने के लिए सोनिया रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेच रही थी। शाम को वो घर जाकर अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अजी आपको थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है या नहीं? मैं डॉक्टर से बात करूं? अरे सोनिया तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पैर में थोड़ी हरकत हुई, मतलब चलने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे पीछे, लेकिन गिर पड़ा। मैंने आपसे बोला है ना, आप मेरे पीछे ये करतब करने की कोशिश मत किया करें, मेरा सहारा लेकर चल दीजिए। सोनिया अभी भी तो तुम ही सहारा दे रही हो मुझे। कौन सा मैं काम करने जा रहा हूँ? 2 महीने से तुम कच्चे आम बेचकर हम दोनों का पेट पाल रही हो। ऐसा मत सोचिए, आप बस आराम करो, ठीक होने के बाद मुझे शॉपिंग कराने चलना, वो भी अपने पैसों से। ये सुनकर राहुल एक स्माइल करता है। डिनर करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर सोनिया कच्चे आम की टोकरी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और सबको कच्चे आम बेचने लगती है। लखनऊ स्टेशन पर हरिगंज एक्सप्रेस से शीला नाम की बुढ़िया उतरती है और सोनिया उसे कहती है, आम ले लीजिए, आम, कच्चे कच्चे आम ले लीजिए। बहू तू, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? तू रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम क्यों बेच रही है? ये क्या हो रहा है, मुझे बताएगी कुछ? माँ जी आप अचानक कैसे? आपने कुछ कॉल वगैरह भी नहीं किया? सवाल के बदले सवाल नहीं बहू, जवाब दिया जाता है। पहले मुझे ये बता, ये सब क्या चल रहा है? तू और राहुल यहाँ सेटल होने के लिए आए थे, उसका ऑफिस का काम था ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? सास शीला की ये बात सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शीला उसे पानी पिलाकर एक बेंच पर बिठाती है। अब बता सारी बात, क्या हुआ है? वो माँ जी, जब हम आपके पास से यहाँ आए थे ट्रेन में बैठ गए थे। अच्छा बहू, बेटा तुम दोनों ठीक से तो बैठ गए ना? सारा सामान रख लिया था ना? हाँ माँ, सब सामान रख लिया। आपने लड्डू तो दिया है ना, जो मेरे फेवरेट हैं। अरे हाँ मैंने रख लिया माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको वहाँ पहुँचकर फोन करेंगे। बस तुम दोनों बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे और मेरा बेटा खूब तरक्की करे नई कंपनी में। इसीलिए तो जा रहा हूँ मम्मी पापा, ताकि तरक्की करूँ। आखिर मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मेरा ड्रीम जॉब था उस कंपनी में काम करना, और अब वो करूँगा। और जब अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, अच्छा ट्रेन चलने वाली है, अब आराम से बैठ जाओ, बाय। राहुल के माता पिता उसे बाय करते हैं और दोनों ट्रेन से अपने लखनऊ शहर पहुंच जाते हैं, जहां बड़े प्यार से दोनों एक फ्लैट लेकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा खासा रोज राहुल बाइक से अपनी कंपनी जाता था, पर एक दिन आधे समय उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, आसपास के लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ भागती हुई सोनिया अपने पति के पास आती है तो डॉक्टर कहता है, देखिए मिसेस शर्मा, आप घबराइए नहीं, आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और वो पहले जैसा काम जरूर कर पाएंगे। सच्ची डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल सोनिया जी, मैंने कुछ दवाई दे दी है, आप रिसेप्शन पर पेमेंट कर दीजिए और हर महीने उनका एक्सरे करवाइएगा। ये सुनने के बाद सोनिया राहुल के पास जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए राहुल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। हाँ लेकिन मैं यहाँ काम करने आया था, कहीं मेरी कंपनी वाले मुझे निकाल ना दे। और खर्चा कैसे चलेगा इस शहर में, इतनी महंगाई भी है। माँ को भी हम कुछ नहीं बताएंगे सोनिया। आप चिंता मत कीजिए, हम उनको कुछ नहीं बताएंगे, खामखा मम्मी पापा को टेंशन हो जाएगी। कुछ दिनों में राहुल डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाता है, जहाँ सोनिया उसका ख्याल रखती है। घर के पैसे भी 15 दिन में खत्म हो जाते हैं। तभी सोनिया राहुल से कहती है, राहुल घर के पैसे तो खत्म हो गए, आपको दवाई लानी है। मुझे लगता है राहुल हमें कोई काम करना चाहिए, मतलब मैं काम करूंगी, आप घर पर आराम करना। नहीं नहीं सोनिया, इतने बड़े शहर में तुम क्या काम करोगी? तुम तो कुछ जानती भी नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता।
जी आप फिक्र मत करिए, गर्मी है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना रेलवे स्टेशन पर आम बेचूं। वहाँ पर भीड़ भी होती है तो सही आमदनी हो जाएगी, सिर्फ कुछ महीनों के लिए। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर देखो ध्यान से करना। जी 1,000 रुपए पड़े हैं, मैं उससे कच्चे आम और चाट मसाला ले आती हूँ बेचने के लिए। ऐसा कहकर सोनिया कच्चे आम के खेत से 1,000 रुपए के कच्चे आम ले आती है और रेलवे स्टेशन पर अगले दिन से बेचने लगती है। आम ले लो, आम कच्चे कच्चे चटपटे आम ले लो। अरे दीदी मुझे दे दीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। 20 रुपए के कर देना दीदी। हाँ हाँ ये लो। इस पर सोनिया कच्चे आम का रेलवे स्टेशन पर व्यापार करती है। 1 महीने तक उसकी जिंदगी एक गरीब इंसान की तरह चलती है जो अपने पति का ख्याल रखती है। बस माँ जी, 1 महीना ही हुआ था और आज आप मिल गई। बहू इतना सब हो गया, तुझे बताना चाहिए था मुझे। अरे मैं आकर कम से कम राहुल की देखभाल तो कर लेती, तूने सब कुछ अकेले कर लिया। हम इतने अमीर हैं क्या, घर से पैसे नहीं भिजवा सकते थे जो इतना सब अकेले झेला। तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी इस वक्त। कोई बात नहीं माँ जी, अब आप आ गई हो तो मेरी चिंता ही खत्म। फिर दोनों सास बहू घर जाती हैं जहाँ शीला अपने बेटे से मिलती है। हे भगवान, मेरा मासूम सा बच्चा, कैसा हाल बना लिया है तूने। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, मैं कब से चाह रहा था कि आपकी गोद में सिर रखूं। हाँ हाँ रख ले, जो भी बात दिल में हो सब बता दे। इसके बाद राहुल अपनी माँ के गोद में सर रखता है जहाँ शीला उसे प्यार करती है, अपने बहू बेटे का ख्याल रखती है। घर से पैसे लेकर महेश भी आ जाता है जिससे बहू को आम बेचने नहीं पड़ते और घर का खर्चा चलता है। 3 महीने बाद राहुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा अपना ड्रीम जॉब करने लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी परिस्थितियों से हार मत मानो, सबका डट कर आज मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कहकर कमलेश अपने घर की घंटी बजाता है तो उसकी 8 साल की बेटियां दरवाजा खोलकर हाथ पकड़ के अंदर ले आती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आप मेरे लिए कुछ लाए हो ना? आओ पापा, यहाँ आओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। तभी काली बेटी मीरा अपने पिता कमलेश को पानी पिलाती है, फिर वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरे लिए पानी लाई है। रुचि, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखना चाहिए। पापा मुझे इस काली लड़की से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। रुचि बेटा ऐसे नहीं कहते, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, ये काला गोरा कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी सगी बहन है। पापा कैसे हो सकती है वो मेरी बहन? जरा देखिए कितनी काली है, पर मैं कितनी सुंदर हूँ, गोरी हूँ। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे इसके साथ मत भेजा करिए प्लीज। कोई बात नहीं पापा, अगर रुचि ऐसा ही चाहती है तो मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी मीरा की माँ लता आकर कहती है, चलो पहली बार इस कलूटी ने कुछ तो अच्छा कहा, तू मेरी सुंदर बेटी से दूर रहा कर। लता तुम तो हद करती हो, जब तुम ही ऐसे बोलोगी तो रुचि से मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो उसे अपनी बहन का दर्जा दे। भूलो मत कि दोनों तुम्हारी बेटी हैं, ऐसा भेदभाव करना बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ता है। बस कीजिए आप, अब चालू मत हो जाइए। अभी आए हो ना फैक्ट्री से, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी काली कमली बेटी, तो नहीं पसंद। खैर छोड़ो, मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नई फ्रॉक लाया हूँ। ये लो मीरा बेटा, ये लो रुचि। वाह पापा, अब मेरी फ्रॉक का कलर तो बहुत सुंदर है, मुझे कब से पिंक कलर वाली फ्रॉक चाहिए थी। थैंक यू पापा। पापा ने उसको इतनी अच्छी फ्रॉक दी है, लेकिन मेरी अजीब सी पीले कलर की है। ऐसा कहकर रुचि अपनी फ्रॉक उसको देकर खुद उसकी वाली फ्रॉक ले लेती है। ये ले, थैंक यू की बच्ची, वो फ्रॉक मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं गोरी हूँ, मुझ पर ये ज्यादा अच्छी लगेगी ना कि तुझ पर। पर रुचि, पापा ये मेरे लिए लेकर आए थे। रुचि बेटा ये क्या कर रही हो, तुम्हें येलो कलर की फ्रॉक पसंद थी। कमलेश तुम ज्यादा नहीं कर रहे, मेरी रुचि सही कह रही है, वो ज्यादा सुंदर है, गोरी है, उस पर ही गुलाबी रंग अच्छा लगेगा। अगर नहीं लेनी उससे पीली फ्रॉक तो दोनों मेरी बेटी ही पहन लेंगी, है ना रुचि बेटा? माँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा है आप मुझे समझते हो, पापा तो मुझे समझते भी नहीं है। चल तू मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे मलाई वाली कुल्फी बनाकर खिलाती हूँ और उसमें ऊपर से चॉकलेट डालूंगी। माँ मुझे भी वो पसंद है, आप दोगी ना? चट, मैं तुझे क्यों दूं? मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, गोरी बेटी के लिए, तो जैसी काली गलूटी के लिए नहीं। इतना कहकर लता अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वहीं कमलेश अपनी बेटी मीरा के सर पर हाथ रखकर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बाहर से आइसक्रीम और फ्रॉक दोनों ला कर दूंगा। ठीक है पापा। कुछ देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं जहाँ दोनों माँ बेटी का मुंह फूला हुआ रहता है। अगले दिन जब कमलेश काम पर चले जाता है तो लता कहती है, ओ बैंगन के खेत से आई हुई कलूटी, देख क्या रही है, जाकर पूरे घर को चमका दे। पर माँ सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप मुझे दवाई दिलाने डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ 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 हाँ, एक काम क्या बता दिया, पेट में दर्द हो गया, अब तुझे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ और पैसे खर्च करूँ? पैसे के पेड़ पर उगते हैं, चुपचाप से काम कर, कोई दवाई नहीं मिलेगी, नौटंकी कहीं की। ये सुनकर मीरा को अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी वो रुक रुक कर काम करती है।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। पापा को भी नहीं कह सकती वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। जल्दी से काम करके लेट जाती हूँ। ये बोलकर मीरा सारा काम कर लेती है और लेट जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। दोनों बेटियां अब 20 वर्ष की हो जाती हैं। जहां अभी भी लता अपनी दोनों काली और गोरी बेटियों में फर्क करती थी। हमेशा रुचि को अपने साथ घुमाने ले जाती थी तो कभी पार्टी और उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करती थी। लेकिन मीरा का तो वो कभी बर्थडे भी नहीं बनाती थी, ना ही वो मीरा को कभी बाहर घुमाने ले जाती थी। दोनों ने मिलकर मीरा को हमेशा कालेपन के ताने दिए हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव किया। कभी कभी तो लता मीरा पर हाथ उठा दिया करती थी। मासूम मीरा सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। अब वह अपने पिता को इस बारे में कुछ कहती भी नहीं थी। एक सुबह दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार थे, तभी लता रुचि को कहती है, ले रुचि बेटा, कॉलेज जा रही, अपना लंच तो ले ले, अपने दोस्तों को मेरे हाथ का खाना खिलाना। अरे माँ वहाँ कैंटीन होती है, चलो कोई नहीं, दे दो, मैं ये खाना खा लूंगी। माँ मुझे भी लंच दे दीजिए, मैं कैंटीन से नहीं खाऊंगी। चुप रह कलूटन, अगर तुझे खाना खाना है तो अपना बना ले, मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए? अपने काम खुद किया कर या बाहर से खा। पर माँ मेरे पास पैसे भी नहीं है, आपने 2 महीनों से मुझे पॉकेट मनी भी नहीं दी है, जबकि हर हफ्ते आप रुचि को पॉकेट मनी देते हो। आप ऐसे भेदभाव क्यों करती हो? अब ये मैं तुझे बताऊं कि मैं भेदभाव क्यों करती हूँ? क्योंकि तू काली है, मुझे नहीं पसंद तू। मुझे मेरी रुचि बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए मैं उसी के लिए हर चीज करूंगी। चल अब जा, मेरे सर पर खड़ी मत हो, मुझे आराम भी करना है। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए मीरा वहां से चली जाती है। रुचि भी टैक्सी में बैठकर कॉलेज पहुंच जाती है। शाम को जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक से उसे बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये तो माँ के कमरे से आवाज आई है, माँ ठीक तो है ना? जल्दी जाकर देखती हूँ। तभी दोनों बेटियां अपनी माँ को बेहोश हालत में देखती हैं और फौरन डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद कहता है, मिसेस लता की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अर्जेंटली एक किडनी की ज़रूरत है। आप जल्दी से इंतज़ाम कर लीजिए क्योंकि वो हॉस्पिटल में किडनी अवेलेबल नहीं है, और कोशिश कीजिए कोई अपना ही दे सके तो। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी लता को? डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए। मेक श्योर कि आपको कोई बीमारी ना हो, तभी आपकी किडनी यूज़ हो सकती है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज़ की शिकायत है, पर कोई बात नहीं, मेरी बेटी है ना रुचि, सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करती है। बेटा अपनी माँ को बचा ले, उसे किडनी दे दे। व्हाट? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि पापा कि मैं माँ को किडनी दूंगी? अरे मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कैसे कोई काम करूंगी? मेरे भी कुछ सपने हैं, करियर है। नहीं, मैं किडनी नहीं दे सकती। अरे शर्म कर नालायक, तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है और तू आज उसी को मरने की हालत में छोड़ रही है। कैसी बेटी है तू? पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी को अपनी किडनी दूंगी। डॉक्टर साहब आपको जो टेस्ट करने हैं जल्दी कीजिए, बस माँ को बचा लीजिए। मैं माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। ये सुनकर डॉक्टर फौरन मीरा के टेस्ट लेता है और उसकी एक किडनी उसकी माँ को दे देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 4 दिन बाद जब वह घर लौटती है तो कहती है, देखा कमलेश आपने, मेरी रुचि मुझे कितना प्यार करती है, उसने मुझे किडनी दी, आज मैं उसी की वजह से सही सलामत हूँ। नहीं लता, शायद तुम अभी तक होश में नहीं आई हो। जिस बेटी पर तुमने इतना प्यार लुटाया उसने तुम्हें किडनी देने से मना कर दिया। तुम्हारी काली बेटी ने तुम्हारी जान बचाई है, जिसे आज तक तुम सिर्फ कोसती हुई आई हो। क्या? मीरा ने जान बचाई? कहाँ है मेरी बेटी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमलेश जी मुझे अपनी बेटी के पास ले चलिए। कमलेश व्हील चेयर पर लता को बिठाकर मीरा के कमरे में ले जाता है, जहाँ वह बिस्तर पर थी और उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन असल मायने में तो तू मेरी बेटी निकली। अब मैं तुझे वो सारा प्यार करूंगी जो मैंने दिया नहीं। माफ कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, माफी मत मांगिए आप बस अपने सीने से लगा लीजिए, मुझे हमेशा के लिए यही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर लता मीरा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद लता के मन से अपनी काली बेटी का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो उसे खूब सारा प्यार करती